स्वागत। आज हम एक ऐसे रास्ते पर नज़र डाल रहे हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहता है, पर लाखों जिंदगियों के लिए एक उम्मीद जैसा है। ये रास्ता है दुर्लभ बीमारियों यानी जो रेयर डिजीजेस होती हैं उनके लिए नई दवाओं को मंजूरी दिलाने का। जी हाँ, और इस रास्ते में एक बहुत ही अहम पड़ाव है जिसके बारे में आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। वो है अनाथ दवा पदनाम या ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन, जिसे हम शॉर्ट में ODD भी कहते हैं। और हमारी ये जो चर्चा है ये एवरब्लिंक हेल्थ केयर के एक लेख पर आधारित है। लेख का नाम है अनाथ दवा पदनाम, नियामक दस्तावेजों की चुनौतियां। तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर ये ODD है क्या भला, क्यों ये इतनी ज़रूरी है, और वो कौन सी मुश्किलें हैं जिनका सामना कंपनियां करती हैं उन मरीजों तक दवा पहुंचाने में जिन्हें शायद किसी भी और चीज़ से ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है ना कि कभी-कभी इन दुर्लभ बीमारियों के इलाज में असली जो बाधा है वो शायद लैब में होने वाली खोज नहीं, बल्कि वो पूरी कागजी कार्यवाही, वो नियम कानून का जाल है जो उस खोज को हकीकत बनाने, मरीज तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। हाँ, मतलब ये सिर्फ विज्ञान की बात नहीं रह जाती, ये पूरे सिस्टम की बात बन जाती है। बिल्कुल। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, ये अनाथ दवा पदनाम, ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन, ये होता क्या है और इसे अनाथ या ऑर्फन क्यों कहते हैं? ये शब्द थोड़ा अजीब सा लगता है। देखिए, ये एक खास सरकारी दर्जा है, एक तरह की पहचान है। ये उन दवाओं या बायोलॉजिक्स को दिया जाता है जिन्हें दुर्लभ बीमारियों या स्थितियों के इलाज, उनकी रोकथाम या फिर उनकी पहचान मतलब डायग्नोसिस के लिए डेवलप किया जा रहा हो। अब अनाथ शब्द, हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर इसके पीछे एक ठोस वजह है। अच्छा, क्या वजह है? वजह यह है कि ये उन बीमारियों के लिए होता है जिनसे बहुत ही कम लोग प्रभावित होते हैं। अगर आप एक दवा कंपनी के नजरिए से देखें तो इतने कम मरीजों का मतलब है एक छोटा बाजार। पारंपरिक बिजनेस मॉडल में इतनी छोटी संख्या के लिए दवा बनाना और बेचना अक्सर आर्थिक रूप से बहुत आकर्षक नहीं होता। लागत निकालना मुश्किल हो जाता है। मतलब दवा बनाने का जो भारी खर्चा है उसे कम मरीजों से वसूलना मुश्किल है, तो कंपनियां शायद उस तरफ जाना ही नहीं चाहती। हाँ, मोटे तौर पर यही बात थी। इसीलिए इन्हें अनाथ कहा गया, क्योंकि जैसे एक अनाथ बच्चे को कोई गोद लेने वाला नहीं मिलता, वैसे ही इन दवाओं को बाजार अपनाने में हिचकता था। समझ गई। अच्छा, तो कोई बीमारी कितनी दुर्लभ होनी चाहिए कि उसकी दवा को ये अनाथ का दर्जा मिल सके? इसका कोई तय पैमाना है? हाँ, पैमाने हैं, लेकिन जैसा आपने पूछा, ये अलग अलग देशों या क्षेत्रों में थोड़े अलग हैं। जैसे अमेरिका में वहाँ की जो एजेंसी है FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो ये दर्जा उन दवाओं को देती है जो ऐसी बीमारी के लिए हैं जिससे 2 लाख से कम लोग प्रभावित हों। 2 लाख लोग, ठीक है। और यूरोप में? यूरोपियन यूनियन में वहाँ की एजेंसी है EMA, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। उनका नियम थोड़ा अलग है। वहाँ ये उन बीमारियों पर लागू होता है जिनसे प्रति 10,000 लोगों में 5 से कम लोग पीड़ित हों। अच्छा, तो मतलब दोनों जगह अलग अलग क्राइटेरिया हैं। अमेरिका में कुल संख्या देखी जाती है, यूरोप में प्रति व्यक्ति अनुपात। जी हाँ, बिल्कुल। ये जानना जरूरी है कंपनियों के लिए जो दोनों बाजारों में जाना चाहती हैं। बिल्कुल। तो ये तो हुई बात कि कौन सी दवाएं इसके दायरे में आती हैं, लेकिन सवाल ये है कि कंपनियों को ये दर्जा चाहिए ही क्यों? क्या ये सिर्फ एक लेबल है? इससे उन्हें मिलता क्या है असल में? नहीं, ये सिर्फ एक लेबल या पहचान से कहीं ज्यादा है। यहीं पर ये पूरा सिस्टम दिलचस्प हो जाता है। ओके। ODD मिलने के साथ कई ऐसे बड़े और ठोस फायदे जुड़े हैं जो कंपनियों को इन अनाथ दवाओं पर रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित करते हैं। ये उस हिचक को दूर करने का तरीका है जिसके बारे में हमने बात की। अच्छा, जैसे कि क्या फायदे हैं, क्या इंसेंटिव्स हैं? देखिए, सबसे बड़ा और शायद सबसे आकर्षक फायदा है बाजार विशिष्टता, यानी मार्केट एक्सक्लूसिविटी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी दवा को ODD मिलता है और वो बाद में मंजूर हो जाती है, तो एक तय समय तक, अमेरिका में 7 साल है और यूरोप में 10 साल, कोई दूसरी कंपनी ठीक वही दवा उसी दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए बाजार में नहीं ला सकती। अरे वाह, 7 से 10 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन हुआ, एक तरह का मिनी मोनोपोली। हाँ, कह सकते हैं। ये उन्हें अपनी लागत वसूलने और थोड़ा मुनाफा कमाने का मौका देता है। इसके अलावा भी फायदे हैं। और क्या है? दूसरा बड़ा फायदा है वित्तीय प्रोत्साहन, मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इसमें कंपनियों को क्लिनिकल ट्रायल करने की जो भारी लागत आती है, उस पर टैक्स में अच्छी खासी छूट मिल सकती है। सरकार से रिसर्च के लिए अनुदान यानी ग्रांट्स मिल सकते हैं। और कई बार तो नियामक एजेंसियां खुद क्लिनिकल ट्रायल के डिजाइन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं, सलाह देती हैं। अच्छा,
तो पैसा बचाने में भी मदद और प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाने में भी। सही कहा आपने। और एक और अहम बात है नियामक शुल्क में कमी या फी रिडक्शंस। किसी भी नई दवा को मंजूरी के लिए जब FDA या EMA जैसी एजेंसियों के पास आवेदन जमा करते हैं तो उसकी एक मोटी फीस होती है। लेकिन ODD वाली दवाओं के लिए ये फीस या तो बहुत कम कर दी जाती है या कई मामलों में पूरी तरह माफी कर दी जाती है। इससे भी दवा बनाने की कुल लागत कम होती है। तो कुल मिलाकर ये पूरा ODD सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि कंपनियां उन बीमारियों के इलाज खोजने में भी पैसा और मेहनत लगाएं जिन्हें शायद वो सिर्फ मुनाफे के गणित के हिसाब से नजरअंदाज कर देती। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका असली मकसद यही है, उन लाखों मरीजों और उनके परिवारों के लिए उम्मीद जगाना जो ऐसी दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे हैं जिनके लिए या तो कोई इलाज है ही नहीं या जो मौजूदा इलाज है वो उतने असरदार नहीं है। ये उन तक नई बेहतर दवाएं पहुंचाने की कोशिश है। ये तो बिल्कुल साफ है कि ODD कितना जरूरी है। लेकिन जो लेख हम देख रहे हैं एवरब्लिंक हेल्थकेयर का, वो ये भी बताता है कि ODD का आवेदन करना कोई आसान काम नहीं है। ये सिर्फ कुछ फॉर्म भर देने जैसा नहीं है। ये विज्ञान, नियम कानून और कंपनी की रणनीति के बीच एक बहुत ही पेचीदा, एक नाजुक संतुलन बनाने जैसा है। और कंपनियां जब ये दर्जा पाने की कोशिश करती हैं तो उन्हें कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। एवरब्लिंक का लेख खास तौर पर 5 बड़ी चुनौतियों पर रोशनी डालता है। और ये चुनौतियां दिखाती हैं कि ये प्रक्रिया सतह से देखने में जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। इसमें काफी पेच हैं। तो क्या है वो 5 बड़ी चुनौतियां? पहली क्या है? पहली चुनौती है अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करना, यानी मीटिंग रीजनल रिक्वायरमेंट्स। जैसा हमने अभी बात की, अमेरिका की FDA और यूरोप की EMA दोनों ODD देती हैं, लेकिन उनके नियम, उनके आवेदन की प्रक्रिया, कौन से दस्तावेज चाहिए, ये सब थोड़े अलग हो सकते हैं। अब सोचिए उस कंपनी के बारे में जो अपनी दवा सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर लाना चाहती है। उसे FDA के मानकों पर भी खरा उतरना होगा और EMA के भी। हाँ, ये तो मुश्किल होगा। एक ही दवा के लिए 2 अलग-अलग तरह की तैयारी करनी पड़ सकती है। हाँ, ये जटिलता बढ़ा देता है। और एवरब्लिंक हेल्थकेयर के लेख के मुताबिक इसका हल यही है कि कंपनियां ऐसे रेगुलेटरी पेशेवरों के साथ काम करें जिन्हें दोनों FDA और EMA की प्रणालियों की गहरी समझ हो, और सिर्फ समझ ही नहीं बल्कि जो लगातार बदलते नियमों और दिशा निर्देशों से भी पूरी तरह वाकिफ हों। उन्हें पता होता है कि कैसे एक ही रणनीति से दोनों की जरूरतों को साधा जा सकता है या कहां तालमेल बिठाना होगा। ठीक है, ये हुई पहली चुनौती, अलग-अलग नियम। अब दूसरी चुनौती है चिकित्सीय संभाव्यता को साबित करना, यानी डेमोन्स्ट्रेटिंग मेडिकल प्लॉजिबिलिटी। इसका मतलब है ये दिखाना कि इस बात का एक ठोस वैज्ञानिक आधार है कि जो दवा आप बना रहे हैं वो उस दुर्लभ बीमारी के इलाज में काम कर सकती है। अब मुश्किल ये है कि क्योंकि बीमारी ही दुर्लभ है तो उस पर अक्सर बहुत ज़्यादा रिसर्च या प्रकाशित डेटा पहले से मौजूद नहीं होता। जब मरीज ही कम है तो उन पर बड़े पैमाने पर शुरुआती अध्ययन करना भी मुश्किल होता है। तो कंपनियां ये कैसे साबित करती हैं कि उनकी दवा में दम है जबकि शुरुआती सबूत ही इतने कम होते हैं? यहीं पर उन्हें थोड़ा रचनात्मक होना पड़ता है। एवरब्लिंक के लेख में जिक्र है कि कंपनियां अक्सर मौजूदा रोगी रजिस्ट्रियों से जानकारी जुटाती हैं। अच्छा, मतलब जो पहले से मरीजों का डेटा इकट्ठा किया गया है। हाँ बिल्कुल, वो अकादमिक शोधकर्ताओं और विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम करती हैं। और जहां तक मुमकिन हो जानवरों पर किए गए शुरुआती अध्ययन, यानी प्री क्लिनिकल डेटा, मतलब दवा को इंसानों पर आजमाने से पहले जानवरों या लैब में किए गए टेस्ट, उनके नतीजे पेश करती हैं। उन्हें इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत वैज्ञानिक तर्क बनाना होता है कि क्यों ये दवा काम कर सकती है। हाँ, ये तो वाकई मुश्किल लगता है जब बुनियाद डालने के लिए ही ईंटें कम हों। और तीसरी चुनौती, वो भी शायद इसी से जुड़ी है, महत्वपूर्ण लाभ साबित करना, प्रूविंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये जुड़ी हुई है पर थोड़ी अलग है। देखिए, पहले तो आपको ये दिखाना है कि दवा के काम करने की संभावना है, मतलब प्लॉजिबिलिटी। लेकिन इसके बाद आपको ये साबित करना होता है कि आपकी दवा उस दुर्लभ बीमारी के लिए पहले से मौजूद इलाजों, अगर कोई हैं भी, की तुलना में कोई महत्वपूर्ण फायदा पहुंचाएगी। ये सिर्फ काम करने की बात नहीं है बल्कि बेहतर होने की बात है। लेकिन अगर पहले से कोई बहुत अच्छा इलाज है ही नहीं या जो है उनके बारे में डेटा बहुत कम है, तो फिर बेहतर कैसे साबित करेंगे, किससे तुलना करेंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और महत्वपूर्ण लाभ का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि दवा चमत्कारिक रूप से ज्यादा असरदार हो। एवरब्लिंक हेल्थकेयर के लेख के अनुसार कंपनियां इसे कई तरीकों से दिखा सकती हैं। हो सकता है नई दवा मौजूदा दवाओं जितनी ही असरदार हो पर ज्यादा सुरक्षित हो, यानी उसके साइड इफेक्ट्स कम हो।
ये भी एक महत्वपूर्ण लाभ है। हाँ, ये तो है। या शायद दवा का काम करने का तरीका बिल्कुल नया हो, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूनिक हो, जो बीमारी की जड़ पर शायद बेहतर असर करता हो। या फिर कंपनियां ये दिखा सकती हैं कि दवा मरीजों के जीवन की गुणवत्ता माने क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार लाती है, भले ही लैब के नंबरों में बहुत बड़ा फर्क ना दिखे। मुद्दा यह है कि ये दवा मरीजों के लिए एक मायने रखने वाली प्रगति होनी चाहिए। ये दिलचस्प है कि लाभ को कितने अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। सुरक्षा, काम करने का तरीका, जीवन की गुणवत्ता। ठीक है, अब चौथी चुनौती क्या है? चौथी चुनौती है रोगी आबादी को सही ढंग से परिभाषित करना, यानी डिफाइनिंग द पेशेंट पॉपुलेशन। हमने शुरू में बात की थी कि ओआईडी के लिए बीमारी का दुर्लभ होना जरूरी है, यानी एक तय संख्या से कम लोगों को प्रभावित करना। अमेरिका में 2 लाख से कम, यूरोप में प्रति 10,000 में 5 से कम। सुनने में ये सीधा लगता है, पर एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख बताता है कि असल में ये पता लगाना कि कोई दुर्लभ बीमारी कितने लोगों को है, उसका प्रसार या प्रेवलेंस, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। अक्सर इसके आंकड़े या तो होते ही नहीं, या अधूरे होते हैं, पुराने होते हैं, या अलग अलग स्टडीज में अलग अलग होते हैं। अरे, मतलब कंपनियों को ये साबित करने में भी मुश्किल आती है कि बीमारी वाकई उतनी दुर्लभ है जितनी की नियमों में जरूरत है। बिल्कुल, उन्हें सिर्फ एक नंबर नहीं बताना होता, बल्कि उस नंबर के पीछे पुख्ता सबूत देने होते हैं, और ये सबूत जुटाना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए उन्हें अक्सर महामारी विज्ञान के अध्ययनों, मतलब एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, यानी वो अध्ययन जो बताते हैं कि कोई बीमारी आबादी में कैसे और कितनी फैली है, उन पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर ऐसे अध्ययन ना हो तो उन्हें रोगी रजिस्ट्रियों, प्रकाशित मेडिकल साहित्य और कभी-कभी विशेषज्ञों की राय, एक्सपर्ट पैनल्स का सहारा लेना पड़ता है, ताकि वे नियामक एजेंसियों को यकीन दिला सकें कि उनकी गणना सही है और दवा वाकई ओडीडी के मानदंडों को पूरा करती है। ये भी एक बड़ी बाधा है। और पांचवी यानी आखिरी चुनौती, जिसका जिक्र एवरब्लिंक के लेख में है, वो है कई अलग-अलग विशेषज्ञता वाली टीमों के बीच तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेटिंग मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स। सोचिए, एक ओडीडी आवेदन तैयार करने में सिर्फ वैज्ञानिक या डॉक्टर ही नहीं होते। इसमें आंकड़ों के माहिर यानी स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, नियमों के जानकार रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स होते हैं, क्लिनिकल रिसर्च वाले होते हैं, और कानूनी सलाहकार भी शामिल होते हैं। अब इन सभी लोगों की अपनी अपनी विशेषज्ञता है, अपनी प्राथमिकताएं हैं, और चीजों को देखने का अपना नजरिया है। हाँ, बिल्कुल। इन सबको एक साथ लाना, उनके काम में तालमेल बिठाना, ये सुनिश्चित करना कि सब एक ही दिशा में सोच रहे हैं, और एक ऐसा आवेदन तैयार करना जो हर लिहाज से मजबूत हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट चुनौती है। समझ सकती हूँ। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा को चलाना, जहाँ हर संगीतकार अपने वाद्य यंत्र का माहिर है, पर सबको मिलकर एक ही धुन बजानी है। जरा सा तालमेल बिगड़ा और... बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। यहाँ प्रभावी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स की जरूरत होती है। एकदम साफ समय सीमा, क्लियर टाइमलाइंस होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर सभी विशेषज्ञों के बीच खुला संवाद और सहयोग बेहद जरूरी है, वरना आवेदन बिखरा हुआ, अधूरा या असंगत लग सकता है। ये पांचों चुनौतियां सुनने के बाद तो ओडीडी आवेदन प्रक्रिया किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगती। क्षेत्रीय नियम, सबूत जुटाना, लाभ साबित करना, मरीजों की संख्या गिनना, टीम को साथ लाना, बाप रे। हाँ, देखिए, मुश्किलें तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख सिर्फ मुश्किलें गिनाकर नहीं छोड़ता। वो ये भी बताता है कि सही रणनीति और सही नजरिए से इन बाधाओं को पार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है। जो कंपनियां सफल होती हैं वो अक्सर कुछ खास रणनीतियां अपनाती हैं। अच्छा, तो क्या है वो रणनीतियां? कैसे निपट सकती हैं कंपनियां इन मुश्किलों से? कुछ रास्ते भी सुझाए गए? हाँ, बिल्कुल। लेख कुछ कारगर तरीकों पर जोर देता है। पहला है नियामक एजेंसियों से जल्दी संपर्क साधना, अर्ली एंगेजमेंट जिसे कहते हैं। यानी पूरा आवेदन तैयार करके जमा करने का इंतजार करने के बजाय प्रक्रिया में काफी पहले ही एफडीए या ईएमए जैसी एजेंसियों से मिलना, उनसे बात करना, अपनी योजना बताना, पहले फीडबैक ले लेना। हाँ, इससे कंपनियों को यह समझने में मदद मिलती है कि एजेंसी उनसे क्या उम्मीद रखती है, क्या खास तरह का डेटा या विश्लेषण चाहिए होगा। जरूरी सलाह मिल जाती है, और बाद में आवेदन में बड़े फेरबदल करने या उसके खारिज होने का खतरा कम हो जाता है। ये तो बहुत समझदारी की बात लगती है। मंजिल पर पहुंचने से पहले रास्ता पूछ लेना। और क्या तरीके हैं? दूसरा अहम तरीका है रोगी वकालत समूहों को साथ लेकर चलना, यानी पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप्स को शामिल करना। ये वो संगठन होते हैं जो अक्सर मरीजों या उनके परिवारों द्वारा ही चलाए जाते हैं। दुर्लभ बीमारियों के बारे में उनके पास जमीनी हकीकत की वो जानकारी होती है, वो समझ होती है, जो शायद कहीं और ना मिले।
हाँ, उनका अनुभव बहुत कीमती होता है। बिल्कुल। वो बता सकते हैं कि मरीजों की असली ज़रूरतें क्या हैं, मौजूदा इलाजों में क्या कमियां हैं। इसके अलावा ये समूह जागरूकता फैलाने में मदद करते हैं और कभी-कभी क्लिनिकल ट्रायल के लिए मरीज ढूंढने में भी बहुत मददगार साबित होते हैं। उनकी भागीदारी आवेदन को सिर्फ डेटा का पुनिंदा नहीं रहने देती, उसे एक मानवीय चेहरा देती है, जो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है। आखिर ये सब हो तो मरीजों के लिए ही रहा है, उनकी आवाज़ इसमें शामिल होनी ही चाहिए। तीसरी रणनीति है डेटा प्रबंधन के लिए मजबूत सिस्टम बनाना, रोबस्ट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स। देखिए, ओआईडी आवेदन में बहुत सारा वैज्ञानिक, क्लिनिकल और आंकड़ों से जुड़ा डेटा इकट्ठा करके सही ढंग से सुसंगत तरीके से पेश करना होता है। अगर डेटा मैनेजमेंट का सिस्टम अच्छा ना हो तो गलतियों की गुंजाइश रहती है, जानकारी बिखरी रहती है, कौन सा वर्जन फाइनल है ये पता करना मुश्किल हो जाता है और ज़रूरी सबूतों को वक्त पर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एक अच्छा सिस्टम सटीकता सुनिश्चित करता है, बदलावों को ट्रैक करता है और पूरी प्रक्रिया को सुचारू बनाता है। यानी संगठन और बारीकी पर बहुत ध्यान देना। और चौथी रणनीति है शोध में सहयोग करना, कोलैबोरेटिव रिसर्च एफर्ट्स। जैसा हमने पहले भी कहा, दुर्लभ बीमारियों पर डेटा अक्सर कम और बिखरा हुआ होता है। अकेले काम करने के बजाय अगर कंपनियां विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, अस्पतालों के साथ मिलकर काम करें तो वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा मात्रा में डेटा जुटा सकती हैं। इससे विशेषज्ञता और संसाधनों का भी आदान प्रदान होता है, जो सबके लिए फायदेमंद है। तो ये रणनीतियां अपनाकर एजेंसियों से जल्दी बात करना, मरीज समूहों को साथ लेना, डेटा ठीक से मैनेज करना और दूसरों के साथ मिलकर शोध करना, कंपनियां ओडीडी की इस जटिल राह पर थोड़ा बेहतर चल सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। एवरब्लिंक के लेख का सार यही है कि ये रणनीतियां प्रक्रिया को आसान बनाने और सफलता की संभावना बढ़ाने में निश्चित रूप से मदद करती हैं। ये सिर्फ बाधाएं नहीं हैं, समाधान भी मौजूद हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया, ये चुनौतियां, ये रणनीतियां, इन सब का निचोड़ क्या है? जैसा कि एवेब्लिंग हेल्थ केयर के लेख में कहा गया है, और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि ये सिर्फ नियम कानून का पालन करना या फॉर्म भरना नहीं है। उन्होंने इसे कहा है विज्ञान पर आधारित कहानी कहना, स्टोरी टेलिंग ग्राउंडेड इन साइंस। ये सुनने में काफी गहरा लगता है। बिल्कुल, और ये बहुत सटीक भी है। आप सोचिए, ओडीडी आवेदन तैयार करने वाले जो नियामक लेखक होते हैं, रेगुलेटरी राइटर्स, उनका काम सिर्फ तथ्यों की लिस्ट बनाना नहीं है। उन्हें बहुत ही जटिल वैज्ञानिक और क्लिनिकल डेटा को पहले तो खुद गहराई से समझना होता है और फिर उसे इस तरह से लिखना होता है कि वो नियामक एजेंसी के समीक्षकों को, जो शायद उस खास बीमारी के विशेषज्ञ न हों, उन्हें भी आसानी से समझ आए। उन्हें यकीन दिलाना होता है कि ये दवा ज़रूरी है, ये सुरक्षित है, ये काम कर सकती है, और साथ ही सारे कानूनी और तकनीकी मानकों पर भी खरा उतरना होता है। तो एक तरह से वो अनुवादक का काम कर रहे हैं। हाँ, अनुवादक और कहानीकार दोनों का। उन्हें एक तरह से कहानी कहनी होती है कि ये बीमारी क्या है, मरीजों पर इसका क्या असर होता है, ये दवा क्यों ज़रूरी है, ये कैसे काम करती है, किन मरीजों को इससे फ़ायदा होगा और ये मौजूदा विकल्पों से कैसे और क्यों बेहतर है। तो उनका काम विज्ञान की जटिल भाषा का अनुवाद नियमों की भाषा में और इंसानी ज़रूरत की भाषा में करना है। हाँ, बिल्कुल, एक पुल बनाना, विज्ञान, नियम और मरीजों के बीच एक पुल। और इस पुल का मकसद है उन दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों तक उम्मीद पहुंचाना। नियामक लेखक की कलम में या कहें कीबोर्ड में वो ताकत होती है कि वो एक वैज्ञानिक खोज को जिंदगी बदलने वाली दवा में बदलने की प्रक्रिया में एक बहुत अहम भूमिका निभाए। तो जब ये काम, ये विज्ञान पे आधारित कहानी कहना, जब ये अच्छी तरह से किया जाता है तो इसका असर सिर्फ कंपनी को ओएनडीडी मिलने या न मिलने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि कई ज्यादा बड़ा होता है। निश्चित रूप से एक मजबूत, अच्छी तरह से लिखा गया ओएनडीडी आवेदन न सिर्फ दवा के विकास में तेजी ला सकता है, बल्कि ये उन अनगिनत मरीजों और उनके परिवारों के लिए उम्मीद जगाता है जिनके पास शायद पहले कोई उम्मीद थी ही नहीं या बहुत कम थी। जैसा कि एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख भी इशारा करता है, ये वैज्ञानिक नवाचार यानी इनोवेशन और ज़रूरतमंद मरीजों तक उसकी पहुंच यानी एक्सेस के बीच की खाई को पाटने वाला एक बेहद ज़रूरी पुल है। इसके बिना कई दवाएं शायद कभी लैब से बाहर ही न निकल पाएं। तो एवरब्लिंक हेल्थ केयर के इस विश्लेषण से गुजरने के बाद ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अनाथ दवा पदनाम के लिए दस्तावेज तैयार करना एक बहुत ही सघन, बहुत मेहनत और कई परतों वाली प्रक्रिया है। ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल नहीं है।
इसमें गहरे वैज्ञानिक ज्ञान की जरूरत है, साफ और रणनीतिक संवाद की कला चाहिए और नियमों की बारीक समझ, इन सब का संगम जरूरी है। और जैसा हमने बार बार बात की, ये सिर्फ तकनीकी शर्तें पूरी करने की कवायद नहीं है। इसके दिल में, इसके मूल में है ये कोशिश कि विज्ञान की तरक्की का फायदा वो नई खोजें उन मरीजों तक पहुंचें जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये नवाचार और पहुंच के बीच वो नाजुक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसे बहुत सावधानी और विशेषज्ञता से जोड़ना पड़ता है। वाकई एक ऐसी प्रक्रिया जिस पर शायद हम आम तौर पर इतना ध्यान नहीं देते, पर जिसका असर बहुत गहरा है। हाँ, और यहाँ शायद एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ सकते हैं। आज जब विज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, खासकर दुर्लभ बीमारियों को समझने में, जीनोमिक्स जैसी नई तकनीकों के मामले में, तो क्या हमारी नियामक प्रक्रियाएं, हमारे रेगुलेटरी प्रोसेसेस भी उतनी ही तेजी से बदल रहे हैं? क्या वो इन नई खोजों के साथ कदम मिला पा रहे हैं? हमें ये कैसे सुनिश्चित करना चाहिए कि नियमों की जटिलता या शायद कहीं-कहीं पुरानी पड़ चुकी प्रक्रियाएं जिंदगी बचाने वाली नई दवाओं के रास्ते में रुकावट न बने? और सबसे अहम, दवा बनाने से लेकर उसे मंजूरी दिलाने तक की इस पूरी यात्रा में मरीजों और उनके अनुभवों की आवाज को, उनकी ज़रूरतों को और असरदार तरीके से कैसे शामिल किया जा सकता है? ये कुछ सवाल हैं जिन पर शायद हमें और सोचने की ज़रूरत है।